गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो क्लास 11th का आज जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो सेकेंड चैप्टर होता है। हालांकि जो एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर है अपना वो फिजिकल वर्ल्ड है, वह है फिजिकल वर्ल्ड। तो उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए। फर्स्ट चैप्टर को 5 मिनट में एक्सप्लेन कर देते हैं। उसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए है नहीं। अगर आप एनसीईआरटी का बुक पलटाएंगे तो उसमें देखेंगे कि 3-4 पेज में कुछ लिखा हुआ है थ्योरी सा, और उसमें कोई क्वेश्चंस नहीं है, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है। तो बस जानकारी के लिए जान लीजिए कि फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड में जो लिखा गया है, जो कंटेंट है उसका, बोला गया है कि जो फोर्स होते हैं, जो यूनिवर्स में फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, वो 4 तरह के फंडामेंटल फोर्स होते हैं। जो यूनिवर्स में फोर्स होते हैं फंडामेंटल फोर्स, वो 4 तरह के होते हैं। पहला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कहने का मतलब 4 तरह के फंडामेंटल फोर्स हो गए। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब लिखना नहीं है, बिल्कुल नहीं लिखना है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। समझिएगा इन चारों फोर्स को। ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है, ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है जो क्लास 11th में डिटेल में पढ़ेंगे अपने लोग ग्रेविटेशनल चैप्टर में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है, जो कि कूलम्ब्स लॉ के द्वारा दिया जाएगा, K(Q1 Q2 by R², तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिटेल में पढ़ेंगे। ये वीक न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये दोनों फोर्स न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। जब एक किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस पे 2 मॉलिक्यूल्स आपस में होते हैं तो उसके बीच में बहुत ही एक छोटा सा फोर्स लगता है जिसको वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। और अगर वही काफ़ी पास आ जाते हैं, काफ़ी पास आ जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो वह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है यूनिवर्स में, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो यही है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो यही है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। चलिए, तो पहला चैप्टर में कुछ है नहीं। तो जो एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट या यूनिट एंड डायमेंशन, उसी को फर्स्ट चैप्टर बोला जाता है जनरली हर जगह। तो अपने लोग जो पहला शुरू करेंगे वो हेडिंग डालेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशंस। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। क्वेश्चंस आते हैं जेडबलई में, नीट में खास करके हर साल एक न एक क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर आता है। चलिए, तो सबसे पहले 2-3 मिनट कहानी सुनेंगे कि ये यूनिट एंड डायमेंशन होता क्या। देखिए, अगर यूनिट को आप अगर इसके हिंदी में जाएंगे थोड़ा सा ज़्यादा फील आएगा कि यूनिट का मतलब होता है मात्रक, मात्रक, और डायमेंशंस का मतलब होता है विमा। खैर चलिए समझते हैं। तो किसी भी चीज़ को, जिस चीज़ में हम मेज़र करते हैं, जैसे मान लिया जाए कि आपको हम बोलेंगे कि जाओ मार्केट से जाओ चीनी लेके आओ, तो आप पूछेगा कितना चीनी लेके आए, 1 kg लेके आए, 100 ग्राम लेके आए, 1 क्विंटल लेके आए, 1 बोरा लेके आए। कहने का मतलब हम बोलेंगे चीनी लेके आओ, तो आप पूछेगा कि कितना चीनी लेके आए, तो हम आपको बताएंगे केजी में, क्विंटल में, टन में, किसी न किसी में बताएंगे। तो जो केजी है वो इसका मात्रक हो गया, वो इसका यूनिट हो गया। हम बोलेंगे 5 kg लेके आओ, आपको तुरंत समझ में आएगा कि जाना है और 5 किलो चीनी लेके आना है। तो जो 5 के साथ जो केजी लगा हुआ है वही अपना क्या है, यूनिट है, वही अपना क्या है, यूनिट है। चलिए, डायमेंशंस का मतलब समझ लेते हैं। मोटा मोटी डायमेंशंस का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये लाइन है, तो इस लाइन के पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ लंबाई है। इस लाइन के पास, ये जो लाइन है इसके पास सिर्फ और सिर्फ लेंथ है। तो लेंथ है तो इसको कहते हैं, इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन है। जब आपको बोलेंगे कि इस लाइन को बताइए कितना बड़ा है, तो जैसे बोलेंगे आप लाइन कितना बड़ा, तो सिर्फ और सिर्फ आप इसका क्या मेजर करेंगे, लंबाई मेजर करेंगे। लाइन में जो मोटाई होता है ना वो नेग्लेजिबल होता है, 0 के बराबर होता है, तो इसके मोटाई का कोई मतलब है नहीं। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ होता है। तो ये क्या हो गया, 1 डायमेंशन हो गया। ये क्या हो गया, 1 डायमेंशन। अब मान लीजिए आपके पास एक रेक्टेंगल है, बोलेंगे इस रेक्टेंगल का बताओ, इस रेक्टेंगल का डायमेंशन बताओ, तो आप क्या करिएगा, इसका लंबाई तो बताइएगा ही, साथ में इसका चौड़ाई भी बताइएगा।
इसका चौड़ाई भी बताइएगा। तो मतलब इस रेक्टेंगल को डिफाइन करने के लिए, इस रेक्टेंगल को डिफाइन करने के लिए आपको कम से कम दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक तो इसका लेंथ और दूसरा इसका विड्थ या ब्रेड्थ, ये L और B। तो कहने का मतलब इस रेक्टेंगल को डिफाइन करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, एक ये L और एक ये B। मतलब ये जो फिगर हो गया वो 2 डायमेंशन फिगर हो गया, मतलब ये जो फिगर हो गया वो 2 डायमेंशन फिगर हो गया। तो ये 1 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन। इसी तरह से मान लीजिए कि आपके पास कोई क्यूब है, क्यूब है, क्यूब देखे होंगे सभी लोग, आइस क्यूब, आइस क्यूब तो देखे होंगे, जानते होंगे, दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं देना है। चलिए देखिएगा, तो क्यूब को, इस क्यूब को डिफाइन करने के लिए, इस क्यूब का सही कितना बड़ा क्यूब है उसको बताने के लिए, देखिए कितना बड़ा लाइन है बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ लेंथ बताना है, कितना बड़ा ये रेक्टेंगल है उसको बताने के लिए आपको L और B दोनों का जरूरत पड़ा। अच्छा, कितना बड़ा क्यूब है इसको बताने के लिए आपको ये L तो बताना ही पड़ेगा, ये B तो बताना ही पड़ेगा, साथ में ये H भी बताना पड़ेगा, तब जाके आप क्लियरली रूप से समझ पाएंगे कि ये क्यूब कितना बड़ा है, ये क्यूब कितना बड़ा है। कहने का मतलब इस क्यूब को डिफाइन करने के लिए अपने लोगों को L, B, H तीनों की ज़रूरत पड़ी, इसीलिए ये जो है 3 डायमेंशन फिगर है, इसीलिए जो है ये 3 डायमेंशन फिगर। और भी 3 डायमेंशन फिगर है, जैसे आप बात कर लें स्फीयर की, वो भी 3 डायमेंशन है, सिलेंडर 3 डायमेंशन फिगर है, कोन 3 डायमेंशन है। चलिए, तो मतलब ये रियल में मीनिंग होता है डायमेंशन का, ये 1 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन, ये 3 डायमेंशन, कि मतलब जो मिनिमम जो डिसाइड करने के लिए, इसको डिफाइन करने के लिए कितने अलग अलग पैरामीटर्स की, इसको डिफाइन करने के लिए कितने अलग अलग पैरामीटर्स का ज़रूरत पड़ता है, उसी पैरामीटर्स को कहते हैं हम डायमेंशन, उसी पैरामीटर को कहते हैं। बाकी डिफिनीशन लिखेंगे, चिंता नहीं करना, बाकी डिफिनीशन लिखेंगे अपने लोग, ठीक है, बस ये समझने के लिए था। चलिए, सबसे पहले लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले लिखेंगे डिफिनीशन फिजिकल क्वांटिटी का। द क्वांटिटी which can be measured by any direct or indirect method is called physical quantity, is called physical quantity। यहाँ तक लिखिए, is called physical quantity, यहाँ तक लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लीजिए इसको आराम से, लिख लीजिए आराम से, लिख लिए। इसके नीचे से लिखेंगे फॉर डिफाइनिंग द एनी फिजिकल क्वांटिटी we use the product of its numerical value and its unit
एंड इट्स यूनिट, एंड इट्स यूनिट। कहने का मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, ये लिख लिए, ये लाइन लिख लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में इस दोनों का प्रोडक्ट n इंटू यू, जहाँ पे n जो है न्यूमेरिकल वैल्यू और u जो है वो यूनिट है, u जो है वो उसका यूनिट है। n जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है और u जो है वो उसका यूनिट है। जैसे एग्जाम्पल में 5 kg, तो जो 5 है ये n हो गया और जो kg है वो u हो गया। जो 5 है वो n हो गया और kg जो है वो u हो गया। तो 5 और kg जो है वो आपस में मल्टीप्लाई में है। जो 5 और kg है वो आपस में मल्टीप्लाई में है। फाइव और kg जो है वो आपस में मल्टीप्लाई में है। चलिए लिख लिए, लिख लिए। देखिए ना, यही इसका क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है और ये क्या यूनिट है। ये क्वांटिटी को बताता है, जो पीछे न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्वांटिटी को बताता है और साथ में जो है ये केजी को बताता है। ये इसका यूनिट बताता है कि ये केजी तो है लेकिन केजी में कितना है, 5 या 5 तो है लेकिन किस में 5, ग्राम में, क्विंटल में, टन में या केजी में। तो 5 केजी मतलब जब दोनों का यूज़ करेंगे, दोनों का जब प्रोडक्ट होगा तब कंप्लीट फिजिकल क्वांटिटी हुआ। चलिए एक नोट लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू, द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, of any physical quantity is always constant, quantity is always constant, always constant, is always constant। चलिए देखते हैं, समझिएगा। मान लिया जाए कोई फिजिकल n1 u1 इक्वस टू n2 u2 इक्वस टू कॉन्स्टेंट। इसको समझते हैं, पहले लिख लीजिए फिर डिटेल में समझते हैं। पहले लिख लीजिए फिर डिटेल में समझते हैं, लिख लीजिए फिर डिटेल में समझेंगे कि ये क्या होता है। चलिए लिख लिए, चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। जैसे मान लिया जाए अपने पास 5 kg था, 5 kg, 5 इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, kg इसका यूनिट हो गया। 5 इसका न्यूमेरिकल वैल्यू n हो गया और kg इसका यूनिट हो गया। तो बोला गया कि अगर 5 kg में मान लिया जाए कि आपने यूनिट को चेंज कर दिया, u1 से u2 कर दिया, u1 से u2 कर दिया, तो n1 से ये n2 हो जाएगा। कहने का मतलब मान लीजिए एक सेकंड के लिए हम kg से इसको ग्राम कर रहे हैं, kg से हम ग्राम कर रहे हैं, ये 5 से क्या हो जाएगा 5000, क्या हो जाएगा 5000। तो आप देखिए ध्यान से ना कि 5 kg और 5000 ग्राम दोनों आपस में बराबर है। 5 kg या 5000 ग्राम दोनों आपस में बराबर है। मतलब n1 u1 इक्वस टू n2 u2। जैसे मान लिया जाए कि आपने चीनी लाया, आपने चीनी लाया 5 kg खरीद के, जैसा कि आपने मार्केट से गया और शुगर बाई करके लाया, 5 kg चीनी खरीद के लाया। तो जितना वो दिख रहा है उसको आपने 5 kg बोला। किसी ने बोला नहीं, हम इसको kg में नहीं बोलेंगे, हम इसको ग्राम में बोलेंगे। हम बोले ठीक है भाई बोल लो ग्राम में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या ग्राम में बोलेंगे तो हम 5 ग्राम ही बोलेंगे।
बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो हम किस में बोलेंगे? तो उतना ही क्वांटिटी को जितना आप खरीद के लाए, जो 5 kg आप शुगर बाय करके लाए थे, जो खरीद के लाए, उसी क्वांटिटी को अगर कोई ग्राम में बोलना चाहता है तो वो उसको 5000 ग्राम बोलेगा। कहने का मतलब वो 5000 ग्राम बोले या 5 kg बोले, दोनों आपस में बराबर है। मतलब N1U1 = N2U2। देखिए, रहना तो क्वांटिटी वही है, आप उसको केजी में बोलिए, ग्राम में बोलिए, मिलीग्राम में बोलिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्वांटिटी तो वही रहेगा। अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे केजी बड़ा यूनिट है, केजी बड़ा यूनिट है विद रिस्पेक्ट टू ग्राम, केजी बड़ा यूनिट है विद रिस्पेक्ट टू ग्राम। तो जब क्या हुआ कि यूनिट को जब हमने छोटा किया, जब यूनिट को हमने छोटा किया तो यहाँ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बड़ा हो गया। यूनिट को हमने केजी से ग्राम किया, मतलब छोटा किया, तो ये देखिए 5 से 5000 हो गया। कहने का मतलब जब हमने यूनिट को छोटा किया तो न्यूमेरिकल वैल्यू अपने आप बड़ा हो गया, और दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। चलिए इसको लिख लिए हैं, इसको लिख लिया, मिटा दें। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए चलिए अगला लिखेंगे डिफिनेशन, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसका डेफिनेशन लिखेंगे, द फिजिकल क्वांटिटी which does not depend on any other physical quantity called fundamental physical quantity, fundamental physical quantity। कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। लिख लीजिए, फिर समझाते हैं। लिख लीजिए, फिर समझाते हैं। आराम से लिख लीजिए। चलिए समझते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब क्या हुआ? लिखा गया है कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी भी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी भी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे, उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, मान लिया जाए कि अपने पास जो इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स है, जो फंडामेंटल लेटर्स हैं, वो ABCD है। जो फंडामेंटल लेटर्स है वो ABCD है, यही है। यही अपने पास 26 है Z तक, यही अपने पास 26 है Z तक। ये अपने पास जो है फंडामेंटल लेटर्स है। मान लीजिए कि हम बोलेंगे कि इस B को आप बाकी बचे 25 की सहायता से लिख दीजिए, तो क्या ये पॉसिबल है? मान लीजिए कि हमने बोला कि इस B को, ये B नहीं है, यहाँ पे ये B नहीं है, बाकी बचे 25, उस 25 की सहायता से, मतलब A C D E F, क्या उनके सहायता से इस B को आप लिख पाएंगे?
बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि ये बी ना तो ए पे डिपेंड करता, ना सी पे, ना डी पे, ना जेड पे, किसी पे डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए ये बी जो है वो फंडामेंटल के कैटेगरी में है। उसी तरह इस ए को देखिए, ए भी किसी पे डिपेंड नहीं करता, ना बी पे ना सी पे। जैसे मान लीजिए, बोलिएगा सर एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसमें डिपेंड करता हो। जैसे मान लिया जाए कि हमने एप्पल को मान लिया कि ये अपना फंडामेंटल लेटर है। समझिए बात को थोड़ा सा। मान लीजिए कि हमने बोला कि एप्पल जो है ये भी अपने फंडामेंटल लेटर में कंसीडर कर लीजिए, मतलब एक 27th लेटर कंसीडर कर लीजिए एप्पल, हमने बोला। तो आप बोलिएगा सर कैसे कंसीडर कर ले फंडामेंटल? इस एप्पल को हम ए पी एल ई की सहायता से तो हम लिख ही सकते हैं। इस एप्पल को हम ए पी एल और ई की सहायता से तो लिख ही सकते हैं। तो जब इसको हम ए और पी और एल और ई की सहायता से लिख दिए तो ये तो डिपेंड कर गया ना एप्पल ए पी एल ई और ई पे। तो जब ये डिपेंड कर गया तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं हो सकता है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा क्वांटिटी जो किसी दूसरे पे डिपेंड ही ना करे, ऐसे क्वांटिटी को ही हम बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। और आप सपोज करिए ना, मान लिया जाए कि ये 26 है, इसमें से एक कोई नहीं होता, एक कोई नहीं होता, मान लीजिए डी नहीं होता, चलिए डी को मिटा दीजिए, मतलब अपने ABCD में डी नहीं है, डी गायब है, लेटर डी गायब है। तो क्या आप डॉग लिख पाएंगे? कुछ भी कर लीजिए आप डॉग नहीं लिख पाएंगे अगर डी अपने ABCD में नहीं है। तो कुछ भी इसके जगह आप यूज कर ही नहीं सकते हैं डॉग लिखने के लिए, क्योंकि डी अपने आप में इंडिपेंडेंट है, और जो इंडिपेंडेंट है उसका जगह कोई नहीं ले सकता है उसके अलावा। चलिए और डिटेल में आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे और क्लियर होगा। तो अकॉर्डिंग टू SI सिस्टम, according to SI system, there are seven fundamental physical quantity. There are 7 fundamental physical quantity. According to SI system, there are 7 fundamental physical quantity. इसको लिख लीजिए, ऊपर एक टेबल बनाएंगे। According to SI system, there are 7 fundamental physical quantity. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और समझ में आएगा। इस तरह से टेबल बनाएंगे, इधर सीरियल नंबर लिख लेंगे, इधर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लिख लेंगे, इधर फिजिकल क्वांटिटी लिख लेंगे, यहाँ पे यूनिट लिख लेंगे, यहाँ पे डायमेंशन लिख लेंगे। या उसका सिंबल लिख लेंगे, सिंबल लिख लेंगे, लिख लीजिए। और इसका डायमेंशन लिखेंगे, और इसका डायमेंशन लिखेंगे। इधर सीरियल नंबर, यहाँ क्वांटिटी, यहाँ यूनिट, यहाँ डायमेंशन। नंबर 1 अगर टेढ़ा हो गया आप लोग सीधा बनाइएगा। नंबर 1 हाइट पे है ना, इसलिए टेढ़ा। नंबर 1 मास, ये ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं। यूनिट में ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट, हमेशा ऐसा यूनिट का ही बात करेंगे। अगर यूनिट लिखा रहा तो मतलब ऐसा यूनिट। नंबर 1 मास, मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं केजी, किलोग्राम, केजी। इसके डायमेंशन के लिए यूज़ करते हैं कैपिटल M, इसके डायमेंशन के लिए यूज़ करते हैं कैपिटल M, और इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। इसके डायमेंशन के लिए यूज़ करते हैं M, और इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। मतलब मास के लिए ऐसा यूनिट केजी और डायमेंशन के लिए कैपिटल M यूज़ करेंगे, और इस M को बॉक्स में बंद कर देंगे। 2 लेंथ, लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर,
एम, मीटर एम, छोटू एम, ये एम और ये एम अलग है, ये छोटू एम। इसके डायमेंशन के लिए यूज़ करते हैं कैपिटल एल, और इसको बक्सा में बंद कर देंगे, इसको बक्सा में बंद कर देंगे। नंबर 3, टाइम। टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड, सेकेंड, इसको जनरली एस से डिनोट करते हैं, सेकेंड। इसके लिए डायमेंशन का यूज़ करते हैं, कैपिटल टी को बॉक्स में बंद कर देते हैं, कैपिटल टी को बॉक्स में बंद कर देते हैं। नंबर 4, करंट। करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, एम्पियर, इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, एम्पियर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। नंबर 5, टेम्परेचर। टेम्परेचर, इसका ऐसा यूनिट होता है केल्विन, इसका ऐसा यूनिट होता है केल्विन। या तो इसको कोई लोग थीटा से डिनोट कर लेता है, या कई बार के से भी डिनोट किया जाता है। या तो थीटा को बॉक्स में घेर देंगे या के को बॉक्स में घेर देंगे, तो इसका डायमेंशन का है। नंबर 6 में आता है लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस, ये लाइट के लिए यूज होता है, लुमिनियस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, लाइट का जो इंटेंसिटी होता है उसी को लुमिनियस इंटेंसिटी, मतलब कितना ज़्यादा लाइट गिर रहा है। जैसे अगर यहाँ इंटेंसिटी अभी ज़्यादा हो जाए लाइट का तो अच्छा से दिखेगा, इंटेंसिटी कम हो जाता तो धुंधला धुंधला धुआं धुआं नज़र आता है। तो लुमिनियस इंटेंसिटी, इसका हो जाता है ऐसा यूनिट कैंडेला, कैंडेला। इसको ब्रैकेट में सी डी और लास्ट वन है एक अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। इसका ऐसा यूनिट होता है मोल, जो केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे, मोल। इसको कई लोग MOL भी लिख देता है डायमेंशन में, या म्यू से भी कई बार डिनोट कर दिया जाता है, म्यू से, म्यू से। इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, पूरे टेबल को बना लीजिए, आगे समझेंगे। इस टेबल को ड्रॉ कर लीजिए जल्दी से। लिख लिए? लिख लिए? मिटा दें? चलिए। अगला होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी the physical quantity which depends on the fundamental physical quantity, which depends on the fundamental physical quantity
quantity is called derived physical quantity. Is called derived physical quantity, and used power is called its dimension is called its dimension. इसको लिख लीजिए, फिर डिटेल में समझते हैं. एंड यूज्ड पावर इज कॉल्ड इट्स डायमेंशंस. लिख लीजिए, फिर डिटेल में समझते हैं. लिख लिए. देखिए, ऐसा क्वांटिटी जो फंडामेंटल पे डिपेंड करे, और फंडामेंटल अपने पास कितने थे एसआई सिस्टम में? अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटी 7 थे. ये सातों याद होने चाहिए: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी एंड सबस्टेंस ऑफ मोल, या अमाउंट ऑफ सबस्टेंस जिसको मोल से डिनोट किए. तो ये सातों याद होना चाहिए. तो 7 फंडामेंटल. अब ड्राइव्ड का एक एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे मान लिया जाए कि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? आप लोग जानते होंगे, मीटर पर सेकेंड. तो वेलोसिटी को जो डिफाइन किए वो किन किन चीज़ों की सहायता से कर लिए? एक मीटर, दूसरा सेकेंड, मतलब लेंथ और टाइम. समझिए बात को. वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? एक तो देखिए, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड. मीटर लेंथ का यूनिट है, सेकेंड टाइम का यूनिट है. मतलब वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए और टाइम होना चाहिए. डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, एक तरह से लेंथ होना चाहिए और टाइम होना चाहिए. शॉर्टेस्ट लेंथ, आगे पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. तो वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए आपके पास मीटर होना चाहिए और सेकेंड होना चाहिए, मतलब लेंथ और टाइम होना चाहिए. और लेंथ और टाइम दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है. तो ये जो वेलोसिटी है, ये 2 फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड किया. तो जब ये वेलोसिटी 2 फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर गया, तो ये वेलोसिटी क्या हो गया? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. ये वेलोसिटी क्या हो गया? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. अब इसका डायमेंशन कैसे लिखेंगे? देखिएगा, ये मीटर पर सेकेंड है, तो मीटर के लिए डायमेंशन L लिखते हैं, डिवाइडेड बाय सेकेंड T लिखते हैं. ये क्या हो जाएगा? LT माइनस 1. से करके घेर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं. LT माइनस 1, इसका डायमेंशन क्या हो गया? LT माइनस 1. इसका डायमेंशन क्या हो गया? वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो गया? डायमेंशन LT माइनस 1. नहीं समझे? यूज्ड पावर, यहाँ पे देखिए L का कितना पावर ले रहा? L पे पावर कितना है? 1, और T पे पावर कितना है? -1. तो इसी को बोलते हैं डायमेंशन. मतलब यहाँ पे लेंथ का डायमेंशन 1 है और टाइम का डायमेंशन -1 है. नहीं समझे? लेंथ मतलब एक ही लेंथ यूज हो रहा है, और जो टाइम जो यूज हो रहा है ना, वो नीचे में हो रहा है. नीचे में, ये देखिए नीचे में, इसलिए पावर में -1 है. तो इसका डायमेंशन कितना हो गया वेलोसिटी का? LT -1. तो इस बात से पता चल रहा है कि एक बार लेंथ लिया है और नीचे में टाइम लिया है. -1 है ना, तो नीचे में टाइम आया है, तो इसलिए इसका डायमेंशन हो गया LT -1. ठीक है, यूज्ड पावर को ही डायमेंशन बोलते हैं. यहाँ लेंथ का डायमेंशन 1 है, टाइम का -1 है. ठीक है, और ये LT -1 जो है, ये वेलोसिटी का डायमेंशन है. और इसका यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड होता है. इसका यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है. यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड. चलिए इसको लिख लीजिए, एग्जाम्पल को लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं. लिख लिए, मिटा दें. चलिए कुछ एग्जाम्पल करेंगे जिसका डायमेंशन निकालेंगे. कुछ एग्जाम्पल करेंगे. क्वेश्चन है,
फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द फॉलोइंग। डायमेंशंस ऑफ द following. Find the dimensions of the following. Number 1, area. Number 2, volume. Number 3, speed. Number 4, distance. नंबर 5, फोर्स। इस पांचों क्वांटिटी का डायमेंशन निकालिए। इन पांचों क्वांटिटी का डायमेंशन निकालिए। चलिए देखते हैं, कई लोग बना लिए होंगे। सॉल्यूशन नंबर 1 क्या है? एरिया। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। यही होता है ना। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन देखिए, मीटर का, मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। ठीक है, तो जब लेंथ का यूनिट है मीटर, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन। अब देखिए, मीटर का स्क्वायर है और मीटर लेंथ का यूनिट है, तो मीटर के लिए क्या यूज़ करते हैं? कैपिटल एल। कैपिटल एल, इसके पावर में 2 है तो 2 लगा दीजिए। ये हो गया इसका डायमेंशन। ये हो गया इसका डायमेंशन। नंबर 2 में देखिए, वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर का क्यूब। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? अभी देखिए मीटर के लिए यहाँ भी एल और पावर में 3 है तो एल का क्यूब। अच्छा ये देखिए, ये डायमेंशन बता रहा है कि 3 डायमेंशन है। ये 3 डायमेंशन है। लेंथ एल इंटू बी इंटू एच, एल बी एच। ठीक है, इसमें लेंथ भी होता है, विड्थ भी होता है और हाइट भी होता है। नंबर 3, स्पीड। स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। चलिए, तो डायमेंशन में मीटर के लिए क्या लिखेंगे? एल डिवाइडेड बाई टी। एल डिवाइडेड बाई टी। एल ऊपर में मीटर लेंथ के लिए, डिवाइडेड बाई सेकेंड के लिए टाइम। तो ये क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 1। ये क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 1। एल टी माइनस 1। चलिए, डिस्टेंस। डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो मीटर के लिए क्या यूज हो जाएगा? सीधा सीधा एल। मीटर के लिए क्या हो जाएगा? सीधा सीधा एल। नंबर 5, फोर्स। फोर्स का यूनिट, फोर्स का यूनिट, फोर्स का यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी के लिए एम, मीटर के लिए एल, सेकेंड के लिए डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? एम एल, इधर लीजिए, ये क्या हो जाएगा? एम एल टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो टी माइनस 2। तो फोर्स का क्या हो गया? एम एल टी माइनस 2। फोर्स का क्या हो गया? एम एल टी माइनस 2। चलिए इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए इसको। केजी के लिए ये एम है, इस एम के लिए मत समझ लीजिएगा एम। ये एम मीटर है, एम के लिए एल आया है, इस एम के लिए एल आया है, इस केजी के लिए एम आया है, इस केजी के लिए एम आया है। लिख लीजिए इसको। लिख लिए। तो
चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में एक सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होता है उसको पढ़ेंगे और आगे और क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।